हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों और भूमिका का मूल्यांकन करते समय संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को बहुत संक्षेप में देखा था। आज हम उसकी जो भी असफलताएं रही हैं उसको शॉर्ट में देखने जा रहे हैं। उन असफलताओं के क्या कारण रहे और उसमें सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में क्या सुझाव दिए जाते हैं, वो आज हम देख रहे हैं। असफलताएं बहुत से मामलों में यूएनओ बहुत असरदार कार्रवाई नहीं कर सका क्योंकि इन मामलों में कोई न कोई महाशक्ति जुड़ी हुई थी। ये हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जो महाशक्तियां हैं। अमेरिका, सोवियत संघ जिसकी जगह रशिया ने ले ली है, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये इनमें से ज़्यादातर मसलों में किसी न किसी महाशक्ति का इन्वॉल्वमेंट था, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो यूएनओ उन सब मसलों में बहुत असरदार कार्रवाई नहीं कर पाया क्योंकि सुरक्षा परिषद को इन महाशक्तियों ने अपने वीटो के द्वारा या अदरवाइज इन्फ्लुएंस के द्वारा काम करने से इसको इफेक्टिवली काम करने से एक तरह से रोक दिया। यह हम देख रहे हैं इधर। बहुत से मामलों में यूएनओ बहुत असरदार कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि इन मामलों में कोई ना कोई महाशक्ति जुड़ी हुई थी। जैसे बर्लिन का संकट, यहाँ तो 4 टुकड़ों में 4 महाशक्तियाँ जुड़ी हुई थी। क्यूबा का संकट 1962, हंगरी 1956, वियतनाम युद्ध जो 1968 से 73 तक चला, पोलैंड 1981-82, अफगानिस्तान का संकट 1979 से शुरू हुआ जो बहुत लंबा चला, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003। ये सब मसलों में महाशक्तियाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो यहाँ यूएनओ चाहकर भी उतना प्रभावी कार्य नहीं कर पाया, फेयर काम नहीं कर पाया जो उसे करना था। इवन इराक के मामले में तो यूएनओ अमेरिका की कठपुतली की तरह नज़र आया क्योंकि जो कुछ भी अमेरिका ने चाहा, जो उसका टाइम टेबल था, जो शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग यूएनओ हाँ करता रहा उसके प्रोग्राम्स के लिए, और वो वही सब किया यूएनओ ने जो अमेरिका चाहता था। जैसे इराक, ये 2003 की हम बात कर रहे हैं, जब उसने इराक के पुनर्निर्माण और शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी भी अमेरिका और ब्रिटेन को सौंप दी तो लगा कि यूएनओ प्योरली अमेरिका के लिए ही काम कर रहा है। तो ये फेयर डील नहीं दिखी थी दुनिया को। कोरिया मामले में भी 1950 में, जिसका बहुत क्रेडिट यूएनओ को दिया जाता है कि इसने बहुत अच्छा रोल वहाँ पे निभाया था, पर वहाँ भी यूएनओ इसलिए काम करवाया प्रभावी तरीके से क्योंकि उस समय सोवियत संघ सुरक्षा परिषद से स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहा था। तो वहाँ वो असरदार कार्रवाई कर पाया। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे मसलों में, बहुत सारे जगहों पर यूएनओ महाशक्तियों की वजह से असफल या कम प्रभावी दिखाई देता है। यूएनओ का रोल तो रहा पर बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से उसे सॉल्व नहीं कर पाया। युद्ध लंबे लंबे चले और पूरी तरह से जब वो शांत हुए तो आपसी द्विपक्षीय वार्ताओं से हुए या जो भी है। यूएनओ को तृतीय महायुद्ध के ना होने का श्रेय भी पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता। अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि तृतीय विश्व युद्ध अभी नहीं हो रहा है तो इसका क्रेडिट यूएनओ को दिया जाना चाहिए, पर ये भी पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता क्योंकि हम ये लॉजिकली समझ सकते हैं कि इसके पीछे बड़ा रीज़न परमाणु युद्ध का खतरा है, ना कि यूएनओ। परमाणु युद्ध के खतरे की वजह से अब कोई बड़ा युद्ध छेड़ने से बचता है क्योंकि पूरी दुनिया तहस नहस होने की संभावना अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। युद्धों को रोकने में भी यूएनओ प्रभावी नहीं रहा और कई क्षेत्रीय संघर्ष पिछले दशकों में हुए, जैसे भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 4 बार हुआ, अरब इजराइल युद्ध तो बहुत चले, 4 बार हुआ और लंबे चले, इथोपिया सोमालिया विवाद, वियतनाम का काफ़ी लंबा चला, कंबोडिया इराक वियतनाम कंबोडिया युद्ध, ईरान इराक युद्ध, ये भी काफ़ी लंबा चला। अभी लेटेस्ट ईरान अमेरिका का तनाव 2020 जनवरी में जिसका विस्फोट दिखाई दिया, इनका निपटारा करने में यूएनओ सक्रिय तो हुआ पर उसकी भूमिका नगण्य रही। इन संघर्षों को वो पूरी तरह से नहीं रोक पाया। ये काफ़ी चले, लंबे चले और बार बार हुए क्षेत्रीय संघर्ष, काफ़ी सारे सीमा विवाद हुए। युद्ध विराम समझौते और अन्य समझौते जो हुए,
इन देशों के बीच में युद्धों को ख़त्म करने के लिए या अदरवाइज सीमा विवादों को ख़त्म करने के लिए, तो वो भी द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा अधिक संभव हो पाए, जैसे ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, फरक्का समझौता वगैरह। बोस्निया और सोमालिया में भी संघ की छवि धूमिल हुई। उपनिवेशों के स्वतंत्र होने में भी, जिसका हम क्रेडिट यूएनओ को काफ़ी दे रहे थे, कुछ विद्वानों जैसे रूपर्ट इमर्सन का कहना है कि इसमें यूएनओ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया इस क्षेत्र में भी, और ये उपनिवेश अपने अपने प्रयासों से या द्विपक्षीय समझौतों से स्वतंत्र हुए। निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर भी हालांकि यूएनओ ने बहुत प्रयास किए। 1946 में महासभा के प्रथम सत्र से लेकर लगभग सभी सत्रों में इस पर विचार विमर्श हुआ निरस्त्रीकरण को लेकर के, पर 1963 और 1968 की जो प्रसिद्ध संधियां हैं परमाणु हथियार संबंधी, उनकी मुख्य धाराओं पर सहमति महाशक्तियों और अन्य राष्ट्रों के विचार विमर्श से ही बन पाई थी। केवल यूएनओ शायद संभवतः उसको नहीं करवा पाता, उसकी उसमें काफ़ी सीमित भूमिका थी। तो ये समझौते जो हुए वो महाशक्तियों के प्रयास से हुए, इसको यूएनओ को क्रेडिट देना गलत है। साल्ट समझौते जो 1972 और 1979 में हुए, साल्ट 1 साल्ट 2, आईएनएफ संधि जो 1987 में हुई, स्टार्ट संधि जो 1991 स्टार्ट 1 91 थी, अमेरिका और सोवियत संघ की वार्ता का ही परिणाम थी। यूएनओ को इसकी जो भूमिका थी वो बहुत सीमित थी। पर फिर भी सफलताओं की सूची, ये सब बहुत सारी असफलताएं हमें दिखाई दे रही हैं यूएनओ की, पर फिर भी सफलताओं की सूची भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिनको अभी हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। काफ़ी लंबी सूची है, काफ़ी सक्रिय है यूएनओ, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यूएनओ राजनीतिक विवादों को सुलझाने में भले ही पूरी तरह असरदार नहीं होता हो, नहीं दिखाई दिया हो, पर इन विवादों में आपसी सहमति बनाने में यह कूलर की भूमिका निभाता है। मतलब ये थोड़ा उन विवादों को ठंडा कर देता है, कूल कर शांति ला देता है, जिससे वो बड़े युद्ध बनने से बच जाते हैं। यूएन मुख्यालय पर भी जब सब लोग देशों के प्रतिनिधि वहाँ मिलते रहते हैं यूएन के मुख्यालय पर, तो परस्पर विरोधी पक्षों को मिलने और बातचीत करने के अवसर मिलते हैं, जिससे कभी कभी छोटी शंकाओं का समाधान तो वहीं हो जाता है और तनाव कम हो जाता है, सिर्फ संपर्क बनाए रखने से या बातचीत करते रहने से। तो जो संपर्क पूरी तरह से टूट जाने से जो बड़े दुष्परिणाम निकलते हैं वो नहीं हो पाते, और बड़े ये जो छोटे विवाद हैं वो बड़े युद्ध में परिणत नहीं हो पाते, उनकी संभावनाएं कम हो जाती है। तो ये यूएनओ की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई देती है। हम देख चुके हैं कि उसको काफ़ी क्षेत्रों में सफलताएं मिली, पर थोड़ी सी उसको कुछ असफलताएं भी मिली हैं। तो ये जो थोड़ी सा असफलताएं मिली हैं या आंशिक असफलताएं मिली हैं, इसके हम कारणों को चेक कर लेते हैं। यहाँ हम उद्देश्यों को देखते हुए करते हैं कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो उसका उद्देश्य है, विश्व शांति की स्थापना या सुरक्षा की स्थापना, ये पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया है, क्योंकि युद्ध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, युद्ध आए दिन होते रहते हैं। जातीय भेदभाव भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है, रंग भेद पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना भी खत्म नहीं हो पाई है, यूएनओ पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया है। और इसकी जो आंशिक असफलता है, इसके कुछ कारण हमें दिखाई देते हैं। नंबर 1 हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 1, राष्ट्रों की गुटबंदी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें पता है कि विश्व पूरा 2 विरोधी गुट में बट गया था। एक अमेरिका का ग्रुप था और एक सोवियत संघ का ग्रुप था, और इनकी गुटबंदियों की वजह से जब दूसरे राष्ट्र भी इनके गुटों में जुड़ गए थे, तो इसकी वजह से भी यूएनओ प्रभावी कार्रवाई करने में असफल रहा, कम कार्रवाई कर पाया, क्योंकि दोनों विरोधी गुट यूएनओ को निष्प्रभावी बना देते थे, अपने अपने अड़ंगे डाल करके उसको सही तरीके से काम करने से रोकते थे, असरदार काम करने से। और इन गुटबंदियों की वजह से तनाव भी बहुत बढ़े, विवाद बढ़े, जिससे विश्व शांति नहीं हासिल हो पाई। दूसरा रीज़न, लंबे समय तक शीत युद्ध चला, दोनों में लंबे टाइम तक तनाव चलता रहा, विवाद चलता रहा, और विश्व शांति का जो लक्ष्य था उसमें एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पे ये सामने आया। और तीसरी बात, राष्ट्रीय संप्रभुता या राष्ट्रीय संप्रभुता का सिद्धांत,
कि यूएनओ इसलिए काम नहीं कर पाता क्योंकि संप्रभु राष्ट्र हैं। यूएनओ एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसकी बात राष्ट्रों को मानना जरूरी हो, क्योंकि राष्ट्र संप्रभु हैं तो वो अपनी इच्छा से जिस बात को स्वीकारना चाहते हैं, जिस बात को मान्यता देते हैं, उसी को मानते हैं। क्योंकि जबरन उन पे जबरन कोई बात नहीं मनवाई जा सकती, क्योंकि राष्ट्र निर्णय लेने वाली अंतिम शक्ति है अपने क्षेत्र में। तो ये सिद्धांत भी एक बड़ी बात है, जिससे यूएनओ एक ऐसी संस्था नहीं बन पाया है जिस तरह की राज्यों में सरकारें हुआ करती हैं। क्योंकि राज्यों में सरकारों के जो जहाँ पर उसको बात मनवानी होती है वो यूनिट्स व्यक्ति होते हैं जो संप्रभु नहीं है, पर यहाँ पर राष्ट्र इसकी यूनिट्स हैं, तो वो राष्ट्र की संप्रभुता का सिद्धांत इसके बीच में आड़े आता है इसको प्रभावी बनने के। चौथी बात कि अंतर्राष्ट्रीयता के बजाय राष्ट्रीय हितों को महत्व दिए जाने की परंपरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से रही है, और ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति के बजाय निश्चित रूप से राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय स्वार्थों को महत्ता देगा ही देगा। तो ये जो मनोवैज्ञानिक कारण है, इसकी वजह से भी यूएनओ बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे राष्ट्र अपने हितों को लेकर के पजेसिव होते हैं और वो किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहते हैं। वो 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो बहुत सारे विवाद ईगो को लेकर के, जब सीमाओं को लेकर के होते रहते हैं। लोगों के, राष्ट्रों के दिमागों में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बजाय राष्ट्रीय हित प्रायर होते हैं। 5वीं बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ को जब कोई कार्रवाई करनी होती है तो वो दूसरे राष्ट्रों की सेनाओं को अरेंज करता है। तो ये भी एक उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि उसके पास में अपनी कोई सेना नहीं है। तो इसमें बहुत वक्त जाया होता है, सेना भेजने के लिए राष्ट्रों को तैयार करना होता है। तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाती इसकी वजह से। 6ठी बात कि महाशक्तियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। यूएनओ में देखा गया है प्रैक्टिकली कि महाशक्तियों ने यूएनओ को अपनी उंगलियों पर नचाने की पूरी कोशिश की है। ये वो अपनी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के चलते करती हैं, और यूएनओ को कभी अमेरिका के गुट के द्वारा तो कभी सोवियत संघ के द्वारा अपने प्रभाव में लाने की पूरी कोशिश की गई है और अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की गई है। 7वीं बात, वीटो जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को मिला हुआ है, वीटो पावर, वो भी एक असफलता का बहुत बड़ा कारण है। तो कभी मतलब इवन सदस्यता तक देने में वीटो पावर का यूज़ किया जाता है। तो चीन की सदस्यता लंबे टाइम तक अटकी पड़ी थी, साम्यवादी चीन की। बहुत सारी बार वीटो का बहुत बार यूज़ किया गया है, जिससे कई मामलों में यूएनओ मतलब करीब 270 के आसपास वीटो पावर का यूज़ किया गया है। करीब 116 बार यूएसएसआर या रशिया यूज़ कर चुके हैं, करीब 81 बार अमेरिका यूज़ कर चुका है, ब्रिटेन 29 बार कर चुका है, फ्रांस करीब 16 बार, चाइना करीब 16 बार वीटो पावर का यूज़ कर चुके हैं। तो ये बार यूज़ किया जाता है। तो इतनी बार यूएनओ को काम करने से रोका गया है इन महाशक्तियों के द्वारा। तो जो वीटो पावर इसलिए दिया गया था जिससे कि कोई यूएनओ की कार्रवाइयों को थोड़ा सा अनुशासित बनाया जा सके, कोई इसका मिसयूज़ ना हो पाए। बट ये उल्टा यूएनओ को विफल करने के काम आ रहा है, उसको पंगु बनाने के काम आ रहा है। तो ये उसकी असफलता के कुछ कारण हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक तो बहुत अपोजिट ग्रुप्स बन गए थे, लंबे टाइम तक शीत युद्ध चलता रहा। इसकी यूनिट्स राष्ट्र होते हैं जो संप्रभु होते हैं, जो इसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीयता के बजाय राष्ट्र अपने हितों को, स्वार्थों को महत्व देते हैं, यही परंपरा है। यूएनओ के पास अपनी कोई सेना नहीं है जिससे कि वो सख्त कार्रवाइयाँ कर पाए। महाशक्तियों के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग निरंतर होता रहा है और वीटो का निरंतर मिसयूज होता रहा है। तो इन रीजंस की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी सफलता नहीं मिल पाई और वो अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो इसको लेकर के जो भी परेशानियां यूएनओ के सामने आती हैं, उसमें यूएनओ में सुधार के लिए कई तरह के सुझाव दिए जाते हैं। बहुत बार यूएनओ में सुधार के लिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा
सुझाव दिए गए हैं, पर हम कुछ जो मोटे तौर पर हमें लगता है जिनको बार बार ये मेन मुद्दे जो हैं, सबके सुझाव अपने हो सकते हैं, विद्यार्थियों के अपने कोई सुझाव हो सकते हैं क्रिएटिव, जिसमें वो यूएनओ को में कोई चेंज करना चाहते हो उनको यहाँ लिख सकते हैं। पर जो कॉमन सुझाव दिए जाते हैं, उपाय बताए जाते हैं कि पहली बात यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सदस्यता के प्रश्न पर निषेधाधिकार की समाप्ति हो। कि यूएनओ में जब कोई राष्ट्र सदस्य बनना चाहता है तो वहाँ ये सदस्यता बहुत इजी होनी चाहिए, और यहाँ निषेधाधिकार कम से कम इस मामले पर महाशक्तियों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसका वो मिसयूज करके राष्ट्रों को सदस्यता लेने से, यदि वो उनको लगता है दूसरे ग्रुप के हैं तो रोकती रही हैं पिछले सालों में। दूसरी बात कि वीटो में समुचित संशोधन होना चाहिए, उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए जाने चाहिए। जैसे अभी सिर्फ 5 महाशक्तियों को वीटो मिला हुआ है, तो स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ जानी चाहिए सुरक्षा परिषद में और ज़्यादा लोगों को वीटो दिया जाए। निषेधाधिकार का स्पष्ट कारण जब उसका यूज़ किया जाए तो उसका कंपलसरी हो कि वो उसका स्पष्ट कारण लिखित रूप में दें महाशक्तियाँ, ताकि उसको वो जस्टिफाई करें। तीसरी बात कि महासभा की शक्ति में सुधार होना चाहिए, उसको ज़्यादा शक्तिशाली बना देना चाहिए। जैसे सुरक्षा परिषद को महासभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाए, जैसे राष्ट्रों में संसदीय शासन में होता है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है विधायिका के प्रति, तो यहाँ भी ऐसा किया जा सकता है, ऐसा सुझाव दिया जाता है। महासभा को विश्व संसद जैसा बना दिया जाए, उसका रूप दिया जाए। ये भी कहा जाता है कि जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रों के पास वोट होने चाहिए, बड़े राष्ट्रों को ज़्यादा वोट होने चाहिए, छोटों को कम होने चाहिए। ये कुछ सुझाव हैं, ये मात्र सुझाव हैं, इनके होने से क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे इस पर विचार ना करते हुए ये कुछ विद्वानों के द्वारा दिए गए सुझाव हैं, इससे हम सहमत हों ये जरूरी नहीं है। चौथी बात, घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण होना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा होता है यूएनओ के सामने, क्योंकि यूएनओ किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चार्टर के अनुच्छेद 2 के खंड 7 में यूएन के द्वारा राष्ट्रों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का निषेध है। तो कोई भी मुद्दा राष्ट्र घरेलू मामला सिद्ध कर देता है, इससे यूएनओ उस मसले को सॉल्व नहीं कर पाता है, उसमें हाथ नहीं डाल सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इन घरेलू मसलों का निर्णय करने का अधिकार कि ये मामला घरेलू है या नहीं है, ये राष्ट्र को ही है, स्वयं राष्ट्र को, यूएन को नहीं है। तो ये एक बड़ी मुश्किल आ जाती है यूएनओ के सामने। पांचवी बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य हो। जिस तरह से राज्यों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य होता है कि कोई एक व्यक्ति विवाद लाता है तो न्यायालय उस मामले पर निर्णय देता है जो दूसरे पक्ष को स्वीकार करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक डिफरेंट व्यवस्था है कि वहाँ दोनों वादी और प्रतिवादी मिलकर के जब वाद लाते हैं तब न्यायालय का क्षेत्राधिकार चालू होता है। तो ये व्यवस्था गलत है। जब दोनों सहमत होंगे तो आपस में ही सुलझा लेंगे, वहाँ न्यायालय में लेकर ही नहीं जाते हैं। तो बहुत कम विवाद न्यायालय के सामने आए हैं, तो जिससे न्यायालय इफेक्टिवली कार्य नहीं कर पा रहा है, कम कार्य उसको अलॉटेड होते हैं। छठी बात, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राज्यों को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। अभी तक जो स्थायी सदस्य हैं वो पुराने ही हैं जो शुरुआत में बने थे, और वो महाशक्तियाँ थी उस समय की। पर अब इतने सालों में और भी राष्ट्र उभरे हैं, और इस पूरे एरिया को कोई प्रतिनिधित्व ज़्यादा नहीं मिल पाया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को तो मिलना ही चाहिए, और भारत भी काफ़ी सशक्त राज्य के रूप में उभरा है। तो भारत और जापान को भी ये मांग उठाई जाती है कि इसको भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत के द्वारा ये मांग बहुत बार उठाई गई है। सातवीं बात, अंतर्राष्ट्रीय शक्तिशाली सैन्य बल की स्थापना हो। यूएनओ की एक सेना, परमानेंट सेना बनाई जाए, सशक्त सेना, ताकि उसको डिपेंडेंट ना होना पड़े दूसरे राष्ट्रों की सेना लेने के लिए। आठवीं बात, यूएनओ की आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत हों। यूएनओ इसलिए कमज़ोर हो जाता है, इसलिए पंगु हो जाता है क्योंकि
उसका इनकम उन महाशक्तियों के कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करती है। तो कैसे यूएनओ इम्पार्शियल होकर काम कर सकता है जब उसको आय के स्रोत जुटाने ही उन्हीं से हैं महाशक्तियों से। तो उसकी एक कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था की जाए जिससे उसके आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत बन जाए। नवीं मत की सुरक्षा परिषद की बैठकों में राष्ट्रों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आदि भी भाग लें। अभी तक सुरक्षा परिषद में राष्ट्रों के प्रतिनिधि तो होते हैं, पर राष्ट्रों के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो अगर वो भाग लेंगे तो डिसीजन ज़्यादा सही और बोल्ड हो पाएंगे, ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे और ज़्यादा विश्व शांति की स्थापना में कारगर हो पाएंगे। तो ये कुछ सुझाव हमने यहाँ जो मोटे तौर पर किए जा सकते हैं वो लिए हैं। और भी उपाय सुझाए जा सकते हैं यूएनओ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हम यूएनओ को आज यहीं ख़त्म करते हैं। हम यूएनओ पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।